तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडियन नेशनलिज्म को लेके। वी हैड अ ग्रेट डील अबाउट द इंडियन नेशनलिज्म, राइट। मैंने आप लोगों को बोला था कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो बारोड नेशनलिज्म है ना, इस पे हमने बात करी थी कि इंडियन नेशनलिज्म क्या है, बारोड नेशनलिज्म है। क्यों बारोड नेशनलिज्म है? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जो है वो कहाँ से आया है, यूरोप से आया है, ठीक है। जो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो बाकी देशों में पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ पे जो उन्हें सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देखा है वही जाके उन्होंने फिर यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की है। और यहाँ पे उन्होंने किसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करी है? ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पे लड़ने की कोशिश करी है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो आप लोगों ने याद रखने की जरूरत है वो ये है कि जो ये इंडिया का नेशनलिज्म है ना, ये कंप्लीटली कनेक्टेड है विद द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। ये जो ये नेशनलिज्म इन इंडिया है, तकरीबन हर कोई इसको स्टार्ट करता है 1915 से। कहां से? 1915 से, ठीक है। मगर अगर आप मान लीजिए, अगर आप मानोगे तो असल में बात शुरू हो जाती है 1857 से ही, 1857 से। ये पहली बार यहाँ पे हमने देखा है कि चाहे वो हिंदूज है चाहे वो मुस्लिम्स है, इनका उस वक्त जो कॉमन एनिमी था, दोनों का, हिंदुओं का और मुसलमानों का जो कॉमन एनिमी था वो कौन था? ब्रिटिश। कौन था? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि जो सेंस ऑफ नेशनैलिटी है, सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो डेवलप हुआ है वो कहां से हुआ है? रिवोल्ट ऑफ 1857 से ही शुरू हुआ है। तो अब हमारी कहानी शुरू होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। कहां से शुरू होगी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों का शायद क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर हम देखेंगे, ठीक है, एक साइड से शबाश, एक साइड से ब्रिटिश था, ठीक है, दूसरी साइड से जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया हंगरी थी, या ओटोमन टर्की थी, ठीक है। यहाँ से ब्रिटिश मेन एक्टर यहाँ से कौन है? ब्रिटिश है। यहाँ से मेन एक्टर कौन है? जर्मनी है। और तो बजाहिर यहाँ पे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लेना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब बजाहिर हमें यहाँ ये पता है कि यहाँ पे जो लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? लड़ कौन रहा है? ब्रिटिश। यहां से एक साइड से ब्रिटिश लड़ रही है, दूसरी साइड से जर्मनी लड़ रही है, ठीक है। तो इनमें कनेक्टिव मतलब कि जो ये दो लड़ रहे हैं, तो हिंदुस्तान का इसमें काम क्या है? ठीक है, हमारे नेशनलिज्म पे, इंडिया के नेशनलिज्म पे इसका क्या असर है? ठीक है, कैसे इन्होंने इफेक्ट किया और किस तरह से इन दोनों की लड़ाई की वजह से, हिंदुस्तान में सेंस ऑफ यूनिटी आ गया, हिंदुस्तान में सेंस ऑफ नेशनलिज्म आ गया है, ठीक है। शायद आप लोगों ने, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों ने वो सुना होगा, जब दो की लड़ाई होती है, जीत किसकी होती है? तीसरे की जीत होती है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखोगे नुकसान तो हमारा बहुत हो गया, ठीक है, नुकसान हमारा बहुत हो गया, मगर आउट ऑफ दैट वेरी जो हमारा नुकसान हो गया, आउट ऑफ दैट वेरी लॉस, जो यहाँ पे हमें एक फायदा मिला है, एक फायदा जो यहाँ पे हमारा हुआ है वो क्या था? हमें यहाँ पे पता चला कि हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें पता चली है कि हम एक नेशन को बिलोंग करते हैं। हमारी जो आपस की दूरियां थी, आपस की डिफरेंसेस थी, वो खत्म हो गई, ठीक है। तो इसको जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। ये टर्म्स आप लोग याद रखा करें, ठीक है, चाहे इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है, एथिकल है, ठीक है। ये सिचुएशन मतलब कि जब भी, और हाँ ये याद रखना कि जब आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनलिज्म। तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रख लेना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब हुआ है? 1914 से 1919, शाबाश, 1914 से 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लोग लिख के रखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हो जाती है? 1914 में, और खत्म कब हो जाती है? 1919 में। अब देखो इससे क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है। इकोनॉमिक सिचुएशन यानी कि इकोनॉमिक हार्डशिप भी देखने को मिली है,
ठीक है। इक्तिसादी तौर पर हम बहुत ज्यादा पीछे हो गए, कहीं ना कहीं पे जो कॉलोनी थी उन पे इफेक्ट पड़ गया है। पॉलिटिकली हमने देखा कि बहुत सारे सल्तनतें गिर गई है, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई है, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे कब्जा कर लिया है, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लिया है, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को हरा दिया है, ठीक है। वो सारी चीजें आगे हम देखेंगे। हाँ, इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, यानी कि खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई है? 1914 में। तब क्या हुआ था? गन बन गए थे, ठीक है, टैंक बन गई थी, वेपन्स आ गए थे, ठीक है। ये थोड़ी मतलब कि मैदानी जंग में जाके वहां पे मतलब कि लाठियों से लड़ेंगे, वो वहां पे मत लाठियों से लड़ा जाएगा, वहां पे हमें हथियारों से लड़ना है, और हथियारों को बनाने में पैसा लगता है ना। हथियारों को बनाने में पैसा लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रेनफोर्समेंट चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा फौजें चाहिए होती है, और उन फौजों के लिए आपको यूनिफॉर्म चाहिए होती है, उन फौजों के लिए आपको खाने पीने का इंतजाम करना होता है। यानी कि सम टोटल में हम कहेंगे कि जब जंग होती है ना, तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए, पैसा खर्च हो गया, हो किसका गया? शाबाश, पैसा किसका खर्च हो जाएगा? अब भाई आपका खर्चा होता है तो मुझे क्या लेना देना, है ना। मुझे कौन से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मुझे कौन से इफेक्ट हो जाएगा अगर आपके पैसे खर्च होते हैं? मगर यहाँ पे होते, यहाँ पे इफेक्ट हम हुए। अगर खर्चा किसको हुआ? ब्रिटिश को। अगर यहाँ पे खर्चा हुआ, पैसे ब्रिटिश ने खर्च करे, मगर जेब के किसके जेब से निकले? हमारी जेब से निकले। कैसे निकले मैं समझाता हूं। विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। Increasing taxes, custom duties were raised, income tax was introduced. इन्होंने बोला कि हाँ भाई खर्चा तो हम करेंगे, मगर पता है हम पैसे कहां से लाएंगे? आप तो हमारे गुलाम है ना। आप हमारे क्या है? गुलाम है। हम आप लोगों से ले लेंगे। लड़ कौन रहा है? ब्रिटिश। और पैसे किन से वसूल रहा है? इंडिया से, या जो इसकी और कॉलोनीज थी। हम यहाँ पे इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, हम बाकी कॉलोनीज की बात नहीं करेंगे। पैसा किसका खर्च हो रहा है? जंग कौन कर रहा है? ब्रिटिश। शाबाश, जंग कौन कर रहा है? ब्रिटिश। पैसा कौन खर्च कर रहा है? ब्रिटिश। मगर पैसा किन से लिया जा रहा है? ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा गया है। अब आपके पास जितने पैसे उसमें से एक हिस्सा मुझे दे दो, ठीक है, आप चाहें या ना चाहें। और ये टैक्स कैसा हुआ करता था? ये टैक्स सिस्टम भी ये आज का जीएसटी वाला टैक्स नहीं है, ठीक है। जीएसटी वाला मतलब कि हम देखते हैं कि मिनिमम लेवल पे हम देखते हैं कि कौन कितना टैक्स दे पाता है, दे सकता है, ठीक है। मगर तब क्या होता था? तब रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट देखी जाती थी। ये देखते थे कि हमारी कितनी जरूरत है, हम आप लोगों से कितना टैक्स लेंगे। हम आपका नहीं सोचते थे। आप जियोगे मरोगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस एक चीज चाहिए, वो क्या है? हाँ, इनके लिए ना ऊसा पीर ना मूसा पीर, इनके लिए सबसे बड़ा क्या कौन सा पीर है? पौसा पीर, ठीक है। इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा है, ताकि ये किसमें, ये इसको इन्वेस्ट करे? वॉर में, ये अपनी वॉर को फाइनेंस कर सके। बात आ रही है समझ में? और टैक्स किन से लिया जा रहा है? हिंदुस्तानियों से लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर एंड फोर्स रिक्रूटमेंट। ये याद रखना, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेंडेड लेबर में हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आप इतना याद रखें, फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? देखो, अब लड़कों फिर से वापस आ जाते हैं। लड़ कौन रहा है? जंग किसकी है? मर कौन रहा है? इंडियन, ठीक है। जंग कौन लड़ रहा है? ब्रिटिश। मसला किसका है? ब्रिटिश का। फायदा किसका? ब्रिटिश का। सब कुछ किसका? ब्रिटिश का। नुकसान किसका? इंडियन का। इन्होंने क्या करा? ये गांव में जाने लग गए। कहां? समझ, ये गांव में जाने लग गए, विलेजेस में चले गए, और वहां पे पता है क्या किया है? वहां पे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करी है। जबरन ये लड़कों को लेके जाते थे फौज में। समझ, किसमें लेके जाते थे? जबरन ये लड़कों को फोर्सफुली उनको रिक्रूट किया जाता था, और उनको कहां भेजा जाता था? जंग में। और वहां पे पता है क्या होता था? आगे आगे कौन होते थे? समझ, आगे आगे ये कॉलोनी के जो ये फोर्स रिक्रूटमेंट होती थी, ये जो कॉलोनी से इन्होंने फोर्सफुली इनको रिक्रूट करा है आर्मी में, उनको आगे आगे रखते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। मरते वो है, जंग मेरी है, और मरना आपको पड़ रहा है। जंग यहाँ पे कौन लड़ रही है? ब्रिटिश लड़ रही है। और मर कौन रहे हैं? इंडियन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, अब देखो मसला और कितना बड़ा मसला यहाँ पे हो जाता है।
1918 और 1919 याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। और इसी तरह से आप लोग ये सारे पॉइंट्स, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसी तरह से सारे पॉइंट्स आप लोग लिखोगे। और अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ये यहाँ देखो मेरी तरफ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है 1918 और 1919 में, ठीक है, 1918, 1919, 1920, 1921 में क्रॉप फेलियर की वजह से, किसकी वजह से? क्रॉप फेलियर की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में क्रॉप फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। क्योंकि उस वक्त अगर आप देखोगे, जो लोग थे वो कंप्लीटली डिपेंड होते थे किस पे? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तकरीबन 90% पीपल जो है वो किस पे डिपेंड करते थे? वो अपनी लाइफ को एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। अब जब क्रॉप फेलियर हो गया है, ठीक है, क्रॉप ही नहीं बना है, कोई चीज ही नहीं बनी है, पैडी नहीं बना है, मेज नहीं बना है, बाकी सारी चीजें नहीं बनी है, ऊपर से इनको टैक्स देना पड़ता है। ऊपर से क्या देना है? टैक्स देना है। दूसरे साइड से कोई क्रॉप बनता ही नहीं है तो टैक्स कहां से देंगे? यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है और भिखारी भीख मांगने आ गया है ना। वो बाहु भैया कहता है ना किसी एक मूवी में, ठीक है, कहता है कि यहाँ जहर खाने को पैसा नहीं है, आप केला मांग रहे हो, ठीक है। ऐसी हालत यहाँ पे हिंदुस्तानियों की हो गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे कहानी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है, आगे देखो होता है क्या। दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic। कोरोना आ गया, ठीक है। जिस तरह 19 में कोरोना हुआ था ना, इसी तरह से यहाँ पे भी एपिडेमिक्स हुआ था, ठीक है। आज देखो, यहाँ इमेजिन करो, आप इमेजिन करो कि आज के डेट में 21st सेंचुरी में एडवांस्ड मेडिकल सिस्टम में अगर कोरोना की वजह से लाखों में लोग मर जाते हैं, उस दिन की बात करो, 1920, 1921 की बात करो, ठीक है, जब कोई मेडिकल सिस्टम डेवलप नहीं था, जब कोई मेडिकल सिस्टम इतना कोई एडवांस नहीं था, तो उन दिनों में इस बीमारी की वजह से ये कितनी खतरनाक बीमारी होती, हाँ। और देखो खतरनाक कितनी थी, तकरीबन 12 to 13 मिलियन पीपल इसकी वजह से मर जाते हैं। तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख तक लोग यहाँ पे मर जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की बात है। ये तब का ये आज का हिंदुस्तान नहीं है जो वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन रखता है, ठीक है। ये 1920, 1921 की बात हो रही है, ठीक है, जब इतनी कोई पॉपुलेशन थी ही नहीं हिंदुस्तान में, और इतनी सी पॉपुलेशन में तकरीबन 12 से 13 मिलियन लोग मर जाते हैं। ठीक से बात आ रही है समझ में? एक साइड से टैक्स देना पड़ रहा है, चलो सम अप करते हैं पहले इस वाले टॉपिक को। एक साइड से इनको टैक्स देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटीज देने पड़ते हैं, इनकम टैक्स लगा दिया गया। दूसरे साइड से फोर्स रिक्रूटमेंट इन पे हो रही है, इनको जबरन फौज में लिया जा रहा है, और आगे आगे मरते कौन है? हिंदुस्तानी मरते, जंग किसी और की मर कौन हो रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं, उसके बाद क्रॉप फेलियर हो जाता है 1920, 1921 डेट याद रखना, ठीक है। उसके बाद 1921 में, ये वाला डेट भी याद रखना, ठीक है, 1921 में एपिडेमिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से तकरीबन 12 to 13 मिलियन लोग मर जाते हैं। ये याद रखना, क्योंकि लास्ट टाइम ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ये जो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ था, ये किस ईयर में हुआ था, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन इस तरह से शायद पूछा गया था कि किस ईयर में हुआ, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो 1921 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स हुआ है, इसकी वजह से कितने लोग मर गए? कितने लोग मर गए? 12 to 13 मिलियन। हाँ, 12 to 13 मिलियन लोग। बात आ रही है समझ में? यहाँ तक मत कोई कंफ्यूजन है? सब क्लियर है? वेरी गुड। ये सिर्फ बीमारी की वजह से ही नहीं, ये इनमें यहाँ पे सिर्फ बीमारी ही नहीं होती है, बल्कि फिमाइन भी होता है। क्या होता है? भुखमरी। अगर आप दिन में 2 वक्त की रोटी खाते हो, क्या खाते हो? 2 वक्त की रोटी। अगर आपको 1 वक्त की ही रोटी मिलती है, कितने वक्त की? 1 वक्त की रोटी मिलती है, इसको बोलते हैं हंगर। क्या बोलेंगे? शाबाश बेटा, इसको क्या बोलेंगे? अच्छे से एक ही बार में समझ लेना, इसको क्या बोलेंगे? हंगर। अब अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रही, कितने साल, कितने टाइम तक? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल तक यही सिचुएशन कंटिन्यू रही, आपको इतने साल, इतने महीने तक, इतने साल तक अब आपको 1 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। आपकी कैलोरीज, बाकी जो आपको 2700 कैलोरी चाहिए होते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं। जब ये बहुत देर तक रहता है, ये हंगर जब बहुत देर तक रहता है, तो ये हंगर नहीं रहता है, तो ये फिमाइन बन जाता है। स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर एंड स्टडीज में, और हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का यूनिट नंबर 2, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हमने बहुत अच्छी खासी डिस्कशन करी है। सबसे पहले हमने देखा है कि नेशनलिज्म होता क्या है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा है, मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड दिया है कि ये नेशनलिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है,
नेशनलिज्म किस तरह से हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ है और हिंदुस्तान का नेशनलिज्म और यूरोप का नेशनलिज्म इनमें क्या फ़र्क है। यूरोप का मैंने आप लोगों को बोला है कि यूरोप का नेशनलिज्म जो है वो उनका अपना है और इंडिया का नेशनलिज्म जो है वो क्या है, वो बारोड नेशनलिज्म है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को हमने डिस्कस किया है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को 1 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हमने देखा है कि किस तरह से जंगे कोई और लड़ रहा था, जंग कोई और लड़ रहा था, मगर कहीं ना कहीं पे हमने देखा है कि इफेक्ट नुकसान किनको हो रहा था, इंडियंस को इफेक्ट हो रहा था। ठीक है, चाहे टैक्स की हम बात करेंगे, जो भी इनको डिफेंस एक्सपेंडिचर जो बढ़ जाते हैं वो डायरेक्टली वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं, अपनी कॉलोनी से। और इंडिया इनकी भी एक कॉलोनी थी, एक बड़ी कॉलोनी हिंदुस्तान भी इनकी थी, और यहाँ से भी उन्होंने ये डिफेंस एक्सपेंडिचर को कलेक्ट करने की कोशिश करी है। क्या करके इन्होंने वॉर लोन्स यहाँ पे इम्पोज करे, वॉर लोन्स लिए है, टैक्सेस इंक्रीज करे हैं, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाए हैं, इनकम टैक्स इन्होंने इम्पोज किया है, फोर्स से रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुई है। और इन्हीं दिनों में हमने देखा है 1921 से लेकर हमने देखा है कि क्रॉप फेलियर भी हो जाता है। 1921 में हमने देखा है तकरीबन 12 to 13 मिलियन लोग जो है वो मर जाते हैं एपिडेमिक्स की वजह से। इतना ही नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक फेमाइन भी आ जाता है जिसकी वजह से लोगों का हाल क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखो इसका और नेशनलिज्म का क्या कनेक्शन है। ठीक है, ये मसला नहीं है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ये लाइनें देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो सिर्फ पढ़ेंगे। मसला सिर्फ इतना नहीं होता है, मसला ये होता है कि हम देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वर्ल्ड वॉर से हमें क्या मिलता है, इस वर्ल्ड वॉर का क्या इन्फ्लुएंस रहा है किस पे, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला है चाहे इन्होंने जो टैक्सेस रेज करे हैं, क्या करे हैं, चाहे ये कस्टम ड्यूटीज इन्होंने लगा दिए हैं, इनकम टैक्स से ले रहे हैं, फोर्स से रिक्रूटमेंट हुई है, ये फूड शॉर्टेज हो गया है, या यहाँ पे फेमाइन आ गया है। ठीक है, इसमें कौन से लोग इफेक्ट हो गए हैं, शाबाश, इसमें सिर्फ हिंदू इफेक्ट हो जाते हैं? नहीं, इसमें हिंदू भी इफेक्ट हो जाता है, इसमें मुस्लिम भी इफेक्ट हो जाता है, इसमें क्रिश्चियन भी इफेक्ट हो जाता है, इसमें सिख भी इफेक्ट हो जाता है, इसमें लोअर कास्ट के भी इफेक्ट हो गए, इसमें अपर कास्ट के भी इफेक्ट हो गए, इसमें दलित भी इफेक्ट हो गए, इसमें ब्राह्मण भी इफेक्ट हो गए। बात आ रही है समझ में? इसमें अमीर भी इफेक्ट हो गए, गरीब भी इफेक्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं पे हम देख रहे हैं कि जो भी लोग, जितने भी लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, मगर इफेक्ट सब हो जाते हैं, इफेक्ट सब हो जाते हैं। और इफेक्ट किसकी वजह से होते हैं, शाबाश, ब्रिटिश की वजह से। हर कोई किसकी वजह से इफेक्ट हो जाता है, ब्रिटिश की वजह से। यानी कि हम सबों का कॉमन एनिमी कौन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि चलो ठीक है हमारी आपस की डिफरेंसेस है, मगर पहले हम क्या करेंगे, इन डिफरेंसेस को हम साइड में रखेंगे। जो हमारा कॉमन एनिमी है, ठीक है, जो हमारा कॉमन एनिमी है, पहले इसके खिलाफ लड़ेंगे। जब हमने एक साथ इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है, इसी तरह से हमारा नेशन बन गया, इसी तरह से ये नेशनलिज्म का आगाज यहाँ पे हो गया है, और नेशनलिज्म से हमारा एक नेशन बन के उभर के सामने आ गया है, जिसको आज हम क्या नाम देते हैं, इंडिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमने पढ़ना है, वो है कि जो इंडियन नेशनलिज्म है, ठीक है, या फ्रीडम स्ट्रगल जो इंडिया में चली है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो किसका है, वो गांधी जी का है। किसका है, वो गांधी जी का है। ठीक है, आप देखोगे तकरीबन कि ये ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 80% डोमिनेट की है, किसने, गांधी जी ने। एग्जैक्टली, तकरीबन 80% हिस्ट्री को डोमिनेट करता है कौन, गांधी जी। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर हिस्टोरियन, या अगर आप कहीं पे भी पढ़ते हो, ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ते हो, या किसी क्लास में आप लोग पढ़ते हो, आप लोग ऑलवेज देखोगे कि वो बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है, ये वाला यूनिट स्टार्ट करते ही है 1815 से, जब गांधी जी वापस आ जाते हैं कहाँ, इंडिया। ठीक है, मगर मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली बातें भी बताई है जो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये सिर्फ इस यहीं पे शुरू नहीं हुआ, ये सिर्फ गांधी जी की वजह से ही शुरू नहीं हुआ है, बल्कि गांधी जी से भी पहले बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस ऐसे थे, बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में ये आग जो है वो भड़क जाती है, आग जो है वो उठ जाती है, जिस आग को हम बोलते हैं नेशनलिज्म की आग, जिस आग को हम बोलते हैं आजादी की आग। ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा।
Indian workers in South Africa marched through Volkskracht 6 November 1913. Mahatma Gandhi was leading the workers from Newcastle to Transvaal when the marchers were stopped and Gandhiji arrested. Thousands of more workers joined the satyagraha against the racist law that denied right to non-white. असल में जो यहाँ पे मसला था, मसला अफ्रीका में क्या था, उसको हम बोलते हैं अपार्थाइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपार्थाइड क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, ये सारी चीजें आप लोग लिख के रखें, बेस्ड ऑन रेस। ये यूनिट में नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे ये अपार्थाइड देखने को नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा जो है इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अफ्रीका में क्या होता था? साउथ अफ्रीका में हमने देखा है कि यहाँ पे अपार्थाइड पॉलिसी अडॉप्ट करी थी ब्रिटिश ने। ठीक है, आप लोग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखोगे कि किस तरह से ब्रिटिश ने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग इतना याद रखें कि ब्रिटिश ने यहाँ पे एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी जिसको अपार्थाइड बोला जाता है। ठीक है, अपार्थाइड में क्या क्या कहते हैं कि यहाँ पे रेसल डिस्क्रिमिनेशन होती है। क्या होती है? रेसल डिस्क्रिमिनेशन। कोई व्हाइट है, शाबाश, कोई व्हाइट है या कोई ब्लैक है, ये लोग क्या समझते थे? ये कहते थे कि सारे जो राइट्स है, ठीक है, सारे जो राइट्स है, सारी जो अपॉर्चुनिटीज है, वो किनको मिलनी चाहिए? व्हाइट्स को मिलनी चाहिए। ब्लैक्स को उन्होंने बराबर, मतलब कि हम क्या कहते हैं कि बैक डोर पे रखा था। ठीक है, इनको ये इंसान समझते ही नहीं थे। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से अफ्रीका में इनके साथ नाइंसाफी करी जा रही थी। इनको वोटिंग राइट नहीं था, इनके लिए चर्चेस, अगर इनमें से ब्लैक्स में से कोई क्रिश्चियन भी होता ना, यहाँ देखो क्या क्या जुल्म था यहाँ पे, अगर ब्लैक्स में से कोई क्रिश्चियन भी होता, ठीक है, व्हाइट भी क्रिश्चियन है, इनका चर्च एक है ना, चर्च में क्रिश्चियन इबादत करने के लिए जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि इन्होंने ब्लैक्स को इतना ज्यादा टॉर्चर करके रखा था, इतना ज्यादा इनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था कि ये जो ब्लैक्स है, इनको व्हाइट के चर्च में जाने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और हिंदुस्तान, अफ्रीका में उन दिनों में बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग जो है वो काम कर रहे थे, वो वहां पे मजदूरी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कहां पे है? महात्मा गांधी लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम, हाँ यहाँ है ना, इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका गए थे काम करने के लिए, वो भी क्या है? ब्लैक्स है। इंडियंस भी क्या समझे जाते हैं? ब्लैक समझे जाते हैं। और जो अमेरिकन है और जो इंग्लैंड के है, ब्रिटिश है, वो क्या है? व्हाइट है। उन्होंने क्या करा, जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दी जाती थी, उनके खिलाफ क्या करी जाती थी? डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कि तिमन उसने कहा इज्जत है उसने तिमन दीवान कहीं थी, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। किनके साथ? इंडियन वर्कर्स के साथ। और इन दिनों में ही फॉर्चुनेटली हमने देखा है कि गांधी जी अफ्रीका गए थे लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। जब इंग्लैंड से लॉ पढ़ के आए, पहले इंडिया आ गए, इंडिया से फिर ये कहां चले गए? साउथ अफ्रीका गए, ये लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, गांधी जी ऑलरेडी वहां पे थे। ठीक है, मगर गांधी जी ने जब ये देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हिंदुस्तान के वर्कर्स यहाँ पे जो ब्लैक्स है, सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, जो अफ्रीका के भी ब्लैक्स है, जब इसने देखा कि इनके खिलाफ, इनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी करी जा रही है, गांधी जी ने यहाँ पे एक मूवमेंट लॉन्च करी है। क्या करी है? मूवमेंट लॉन्च करी है। ये बात आप लोग याद रखना, कंफर्म लिख के ले लो कि इस बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सत्याग्रह कहां पे, कहीं पे है ना, कहीं पे लिखा था। हाँ, ये देखो सत्याग्रह, सत्याग्रह कहां लॉन्च हुआ है? सत्याग्रह सबसे पहले कहां गांधी ने लॉन्च किया है? अफ्रीका में। सत्याग्रह सारे को बोट गुमत लॉन्च अफ्रीका मन, तो केम कोर लॉन्च? क्षमा गांधी जी कोर ये अति लॉन्च। ठीक है, अत मज क्या करें काम? सत्याग्रह क्या वो पढ़ो बोट कुन। ठीक है, सत्याग्रह क्या था वो हम आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे देखो कि इसमें क्या था, इसने सत्याग्रह में क्या करा है। गांधी जी यहाँ पे एक मार्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे है ना, ये लोग मार्च कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। किसके खिलाफ? इस रेसिज्म के खिलाफ, इस अपार्थाइड के खिलाफ कि हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है।
हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है। इसके खिलाफ गांधी जी ने एक रैली की है, एक प्रोटेस्ट रैली इन्होंने करी है, मगर जिसके नतीजे में क्या देखने को मिला है, गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है। गांधी जी को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, और उसके साथ उसके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स थे, उनको भी क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल समझने वाली बात यह है, जो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट कहां पे लॉन्च करी है, अफ्रीका में। किसके खिलाफ, शाबाश, रेसिज्म के खिलाफ। अगर ये भी पूछा जाए, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप लोग भी लिखें, ठीक है। सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह कहां लॉन्च किया है, अफ्रीका में लॉन्च किया। किसके खिलाफ किया है, रेसिज्म के खिलाफ। यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने जो अफ्रीका में सत्याग्रह लॉन्च किया है वो किसके खिलाफ लॉन्च किया है, किसके खिलाफ लॉन्च की है, रेसिज्म के खिलाफ उसने ये लॉन्च की है। देखो आगे की कहानी अब हम देखते हैं कि सत्याग्रह होता क्या है, ठीक है। अब हम सत्याग्रह को जानने की कोशिश करेंगे, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। सत्या क्या होता है, ये दो वर्ड्स है, सत्याग्रह। कितने वर्ड्स है ये, दो वर्ड्स है। कौन कौन सा है, सत्याग्रह। सत्या का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। सत्या का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। ग्रह का मतलब क्या होता है, पावर। टुगेदर इनको हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ। शाबाश। अगर हम इनको मिलाएंगे, सत्याग्रह क्या होता है, पावर ऑफ ट्रूथ। यहां पे मैंने लिखा है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ये डेट भी याद रखना, पूछा जाएगा, ठीक है। गांधी जी वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं 1915 में। कहां से आ जाते हैं, अफ्रीका में। अफ्रीका से कहां जाते हैं, हिंदुस्तान आ जाते हैं। अफ्रीका में गांधी जी क्या करते थे, लॉ प्रैक्टिस करते, पढ़ने नहीं, कोर्ट में प्रैक्टिस करने गए थे। ये लॉयर था, ठीक है। ये वहां पे लॉ प्रैक्टिस करते थे, और वापस हिंदुस्तान कब आए, 1915 में। और जब ये वापस हिंदुस्तान आ गया, देखो इसकी क्रोनोलॉजी इसकी देखो, अफ्रीका में भी इंग्लैंड का रूल है, ठीक है। इंडिया में भी इंग्लैंड का रूल है। अफ्रीका में जब इंडियंस के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश इंडियंस के साथ कैसा सलूक कर रहा होगा, है ना, बहुत ज्यादा बुरा सलूक करेगा ना, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या क्या हुआ है, ठीक है। पहले द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइजेड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, ठीक है। सत्याग्रह में हम क्या है, सत्याग्रह की मीनिंग क्या है, पावर ऑफ ट्रूथ, सच का पावर, ठीक है, सच की ताकत, ठीक है। सत्याग्रह में गांधी बोला करते थे कि सत्याग्रह क्या है, ये सच है, सच की ताकत, और हमें इस सच को ढूंढने की जरूरत है। हमें इस सच को ढूंढने की जरूरत है, यानी कि मुझे आपको एहसास दिलाना है कि आप सही है या गलत है। अगर आप किसी चीज पे, मतलब कि अगर आप मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि सपोज हमारी गवर्नमेंट हम पे जुल्म कर रही है, ठीक है, मुझे उसके खिलाफ हथियार नहीं उठाने। गांधी जी कहा करते थे मुझे हथियार नहीं, बल्कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे पेश आना है कि जो ये जालिम है ना, जालिम जो ये हुकूमत है, उनको एहसास हो जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो खुद ही गलत करना रोक देंगे। बात आ रही है समझ में? अगर मैं आपको अभी यहाँ कोई बंदा है, मैं उसको थप्पड़ मारूंगा, ठीक है, अगर उसने मुझे वापस थप्पड़ मारी तो मैं और मारूंगा, ठीक है, वो भी मारेगा, मैं भी मारूंगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। अगर इसके बरकस ऐसा होगा कि मैं किसी बंदे को थप्पड़ मारूंगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो ऐसे सर झुकाएगा, आपको लगता है कि मैं दूसरी थप्पड़ मारने की कोशिश करूंगा? उसको जुर्रत भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे खुद ही शर्म आ जाएगी। यही गांधी जी कहा करते थे, ठीक है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो किस पे, ट्रुथ पे, सच पे भरोसा रखो, ठीक है, क्योंकि सच में पावर है, सच्चाई में पावर है, सच्चाई में ताकत है, और इस सच को ढूंढने की क्या है, जरूरत है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, राइट ए पैराग्राफ ऑन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो ये वाले पॉइंट्स आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइजेस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। क्लियर है यहां तक? गुड। उसके बाद इट सजेस्टेड दैट इफ द काज, यहां देखो अब मसला है, यहां देखो, इट सजेस्टेड दैट इफ द काज वाज ट्रू, इफ द काज वाज ट्रू, if the struggle against the injustice, if the struggle was against the injustice, दो चीजें, काज क्या होना चाहिए, ठीक है, वजह क्या होनी चाहिए, सच्ची वजह होनी चाहिए, कोई झूठी वजह
नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी स्ट्रगल है वो किसके खिलाफ है? इनजस्टिस के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। द फिजिकल फोर्स, फिजिकल फोर्स यानी कि हाथापाई, ठीक है, थप्पड़ मारना, गन उठाना, लाठी उठाना, लाठी से मारना, ठीक है। द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी, तो फिर हमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या है? टू फाइट द ऑपरेसर। हमें, जो ऑपरेसर कौन होता है? जुल्म करने वाला ऑपरेसर। देखो ये दो चीजें हैं, एक है ऑपरेसर, दूसरा है ऑपरेसर। OPPRESSED, ऑपरेसर। ऑपरेसर होता है जो जुल्म करता है, ऑपरेसर होते हैं जिन पे जुल्म किया जाता है। आप लोग भी बोले शाबाश। ऑपरेसर क्या होता है? वेरी गुड। जो और ऑपरेसर, ऑपरेसर जिन पे जुल्म किया जाता है। हाँ देखो, अब इस वाली लाइन में गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते, अगर आपके पास काज ट्रुथ है, अगर सच में आपके पास कोई वजह है, आप लड़ना चाहते हो नाइंसाफी के खिलाफ, आप लोगों के सामने कोई ऑपरेसर है, कोई जालिम है जो आप पे जुल्म करता है, आप उस जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हो, तो गांधी क्या कहता है कि आप लोग हथियार नहीं उठाना, बल्कि क्या करना है? आप लोगों को फिजिकल फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर किस तरह से हम अपनी बात मनवाएंगे, किस तरह से इनजस्टिस को खत्म करेंगे? अगली वाली लाइन में देखो, विदाउट सीकिंग विजिलेंस और बीइंग एग्रेसिव, a सत्याग्रही could win the battle through non-violence। अब देखो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। हमें हथियार नहीं उठाने, हमें फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल भी विजिलेंस नहीं होना है, हमें एग्रेसिव नहीं होना है, बल्कि क्या करना है? हमें सच पे डटे रहना है। आप जुल्म कर रहे हो, हम कहेंगे ये जुल्म है। आप नाइंसाफी कर रहे हो, हम कहेंगे ये नाइंसाफी है। ये वक्फ बिल जो है ये गलत है, हम कहेंगे ये गलत है। हम हथियार नहीं उठाएंगे, यहां देखो, हम गन नहीं उठाएंगे, हम लाठी नहीं उठाएंगे, बल्कि हमें पता है कि जो आप लोगों ने ये लॉ पास किया है, जो आप लोगों ने ये वक्फ बिल पास करी है, ये गलत है। हम कहेंगे ये गलत है, जब तक कि आप खुद ना कहो कि ये गलत है। हम आप लोगों को इस चीज का एहसास दिलाएंगे कि आप जो कर रहे हो वो क्या है? गलत कर रहे हो। जब आपको एहसास हो जाएगा तो आप गलत करना छोड़ दोगे। बात आ रही है समझ में? उसके बाद, बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। गांधी जी का बिलीफ था, गांधी जी का मानना था, गांधी जी को इस चीज पे यकीन था। किस चीज पे यकीन था? कि आखिर में आप मुझे मारेंगे, आप मुझे जेल लेके जाओगे, आप मेरी पब्लिक स्पीचेस बैन करेंगे, आप मुझे पब्लिक प्लेसेस पे जाना बैन करेंगे, मगर आखिर में अल्टीमेटली जीत हमेशा सच की होती है। सच हमेशा जीतता है। इसीलिए अगर आपको किसी के खिलाफ लड़ना है, अगर आपको किसी जुल्म के खिलाफ लड़ना है, हथियार नहीं उठाओ, ठीक है, हथियार नहीं उठाओ, बल्कि सच को थामे रखो, ट्रुथ को थामे रखो, क्योंकि सच में पावर है। और आखिर में कौन जीतता है? ठीक है, जाहिरी तौर पे यहां आप जीत पाओगे, जाहिरी तौर पे आपने ट्रम्प हासिल कर ली है, मगर हकीकतन आखिर में एट द एंड ऑफ द डे हमेशा सच जीत किसकी होती है? ट्रुथ की जीत होती है, जो गांधी जी भी कहा करते थे अपने सत्याग्रह में। आ रही है बात समझ में? उसके बाद, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। हाय है, देखो ये इसको धर्मा समझता है। गांधी जी कहता है कि ये जो नॉन वायलेंस है ना, नॉन वायलेंस क्या होता है? हाँ, हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये नॉन वायलेंस है, ये एक धर्म है। ये क्या है? ये है धर्म जो हिंदुस्तान के सारे लोगों को यूनाइट करेगी। देखो यहां पे भी नेशनलिज्म की बात है। गांधी जी ने यहां पे ये हिंदूज की बात करी, हिंदूज विल यूनाइट, सिख विल यूनाइट, क्रिश्चियन विल यूनाइट। तो इसने क्या बोला है? यूनाइट ऑल इंडियन, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोगों को ये क्या करेगी? यूनाइट करेगी। अगर हमने क्या किया है? अगर हम सच पे डटे रहे, अगर हम सच को थामे रहेंगे, सच की लाठी को थामे रहेंगे, अगर हम सच पे चलते रहेंगे, तो अल्टीमेटली किसकी जीत होती है? सच की जीत होती है। और यही सच है, और यही सच है। अगर हम सच्चे होंगे, हमारा दिल सच्चा होगा, तो हम आपस में बाई बाई बन के रहेंगे। तेलुगु लड़ाई, तेलुगु लड़ाई, तेलुगु भी क्या, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। जब क्या होगा? जब मेरे दिल में सच्चाई होगी, जब मेरे पास कौन सा पावर होगा? किस चीज का पावर होगा?
सच का पावर होगा तब क्या होगा, वी ऑल विल यूनाइट। ये सारे हिंदुस्तानियों को जोड़ के रखेगी, चाहे वो नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, चाहे वो ब्लैक है, व्हाइट है, अपर कास्ट के है, लोअर कास्ट के, अमीर है, गरीब है, हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे कोई भी है, जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं, जो खुद को इंडियन कहता है, अगर सच, हर किसी के दिल में सच की भावनाएं होगी, हर कोई सच को थाम के चलेगा, तो अल्टीमेटली ट्रुथ विल, सच की जीत होगी। हम सब ऐसे रहेंगे, हम सब कैसे रहेंगे, ऐसे, ठीक है। फिर हमें तो कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर सब एक साथ रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता है। 6000 से 10,000 तक पहले ब्रिटिश का यहाँ पे फोर्सेस थी। हिंदुस्तान में पॉपुलेशन करोड़ों थी। अगर हिंदुस्तान तब यूनाइट होता, ये 6000 to 10,000 लोग यहाँ पे कैसे इन पे कब्जा कर सकते थे, है ना। तो यूनिटी क्या है, अल्टीमेट पावर। अगर हम क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में, क्लियर हो यहां तक? कोई क्वेश्चन बताए यहां तक, कोई क्वेश्चन है? वेरी गुड। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से, अब इसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे ना। गांधी जी कहता है कि ट्रूथ इज पावर, ट्रूथ इज पावर, ट्रूथ इज पावर। गांधी जी कहता है कि सच की जीत होगी, सच की जीत होगी। जरा यहाँ पे देखेंगे कि सच की सच में जीत होती है या नहीं। देखें, देखना चाहोगे तो देखते हैं। अब देखो सच की जीत हुई है या नहीं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है गांधी का, ये गांधी का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। देखो सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट कहां पे लॉन्च करी है, चंपारण बिहार में। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है क्या, चंपारण बिहार, ठीक। पहला सत्याग्रह गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट कहां चलाई है, चंपारण बिहार में। याद थे जो, इन डेट्स को याद रखना, ठीक है। सबसे पहले कब, 1916 में। He traveled to Champaran to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system, ठीक है। वो ट्रैवल करते हैं गांधी जी क्या, कहां, चंपारण बिहार में। सबसे पहले वो कहां जाते हैं, चंपारण बिहार। पहले 1-2 साल वो पूरे हिंदुस्तान का टूर करता है गांधी जी, पूरे हिंदुस्तान का टूर करता है 1-2 साल में। उसके बाद वो कब आए हैं, 1915 में, है ना। 1915 में वो पहले क्या करता है, 1915, 1916 इसमें ये पूरे हिंदुस्तान के टूर करता है। कौन, गांधी जी, और लोगों के दुख दर्द को देखता है। उसके बाद ये डायरेक्ट कहां चले जाते हैं, चंपारण बिहार, क्योंकि उसने सुना था, उसने देखा है कि वहां पे जो प्लांटेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव। प्लांटेशन सिस्टम पता है क्या है, पता है या मैं बताऊं? हाँ, प्लांटेशन सिस्टम क्या, मैंने बोला ना कि ये क्या करते थे, टी प्लांटेशन करते थे, है ना, रबर प्लांटेशन करते थे, इंडिगो प्लांटेशन करते थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जमीनें एक साथ थी, फिर उनमें एक साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड ये प्लांटेशन होती थी, ठीक। फिर ये क्या करते थे, ये लेबर्स को हायर करते थे, ठीक। लेबर्स को हायर करके इन प्लांटेशन में काम करवाते थे, इन जमीनों में काम करवाते थे। मगर उनको प्रॉमिस एक किया जाता था, मगर वहां पे कुछ होता और था। यहां पे मैं आपको बोलता था कि आप एक काम करो, आप मेरे साथ काम करो। आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था कि मैं 4 साल के लिए आपके लिए काम करूंगा, मगर उन 4 सालों में आपने सिर्फ मेरे लिए काम करना है, मेरे बगैर आप किसी के साथ काम नहीं कर सकते हो। मैं क्या बोलता था यहाँ पे कि आपको मैं दिन में 1000 दूंगा, 2 टाइम का खाना होगा, वर्क कंडीशन अच्छी होगी, अच्छा खाना होगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा, सब कुछ, कोई ज्यादा काम आपको नहीं है, ठीक है। 4 घंटे 5 घंटे काम करना है। मगर वहां जाके मैं आपको, आपके साथ क्या करता हूँ, जहां मैंने आपको 700 दिन में बोले थे, वहां मैं आपको 200 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। जहां मैं आपको बोलता था आपको दिन में 4 घंटे काम करना है, आपको 10 घंटे काम करवाता हूं। जहां मैं आपको बोलता था कि आपको अच्छा खाना मिलेगा, वहां आपको बिल्कुल भी कोई अच्छा फूड नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कि वर्क कंडीशन आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती थी। जॉब त्रयत, ये जॉब त्रयत, ये आप जॉब को छोड़ देते, मगर इन्होंने क्या साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट। ये जॉब भी नहीं छोड़ सकते, ये मुसीबत में फंस गए हैं ना, इसीलिए गांधी जी इनके पास गया और इनको बोला कि हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लड़ेंगे नहीं, हथियार नहीं उठाएंगे, बल्कि जो हमारे प्लांटर्स है, ठीक है, जो हमारे क्या है, शाबाश, जो हमारे प्लांटर्स है, उनको हम इस चीज का यकीन दिलाएंगे कि आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब उनको एहसास हो जाएगा कि वो कितने जुल्म कर रहे हैं, तो उसके बाद वो हमारी बात मान जाएंगे एंड अल्टीमेटली ट्रूथ विल। सबसे पहले सत्याग्रह कहां पे लॉन्च हुई है, चंपा, इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर सत्याग्रह जनरल की बात करेंगे तो कहां पे है, अफ्रीका में। कब, 1913 में। कब,
यह है ना, इतने में ही भूल गए, यह है ना, नवंबर 1913, ठीक है। तो यहाँ पे कब शुरू हुआ है इंडिया में? 1916 में, मगर सबसे पहले कहाँ हुआ? चंपारण बिहार में, ठीक है। उसके बाद दूसरा सत्याग्रह कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? दूसरा हुआ है खीदा, गुजरात में। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है खीदा। क्या नाम है? खीदा। यहाँ पे क्या हुआ? इन 1917 he traveled to Khida to support the peasants who demanded relaxed collection of taxes। गुजरात में क्या होता था? गुजरात में उन दिनों में टैक्स, बहुत भारी टैक्स लिया जाता था। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला है, 1917 से लेकर 1920 तक हमने क्या देखा? क्रॉप फेलियर हो गए। इससे पहले वाले टॉपिक में क्रॉप फेलियर हो गए, क्रॉप कुछ बनते ही नहीं है, इनकम कुछ होती ही नहीं है, मगर टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऑपरेसिव सिस्टम है, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे, मेरे पास सिर्फ खुद के खाने के लिए चीजें हैं, मेरे पास सिर्फ खुद को खाने के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए चावल है, इसमें से भी अगर मैं आपको दे दूं तो खुद क्या खाऊं? खुद तो भूखे रहना पड़ेगा ना। इसलिए गांधी जी उनके वहां पे चले जाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे भी एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है खेड़ा सत्याग्रह, भी इसको भी बोलते हैं। क्या है? इसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, इसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। पहला कब है? 1916 में। कहा? बिहार में। दूसरा गुजरात में कब? 19 सीक्वेंस में याद रखना, 16, 17, 18, 16, 17, 18। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात में और एक जगह है अहमदाबाद, ठीक है। वहां पे क्या हुआ है? He went to Ahmedabad to organize the Satyagraha movement amongst cotton mill workers who demanded for higher wages। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे पहले जो कॉटन मिल है वो अहमदाबाद में ही एस्टैब्लिश करी गई है। वो आप जियोग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है, इंडस्ट्री वाले यूनिट में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इन्होंने कॉटन मिल एस्टैब्लिश करे थे, जो कॉटन मिल में काम कर रहे थे, कॉटन मिल वर्कर्स, ठीक है, उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, वेजेस, हाँ, उनकी तनख्वाह क्या थी? बहुत कम थी। अब वो सरकार से, एक मिल ओनर से ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दे, हमारी तनख्वाह बढ़ा दे। तो इसको लेके गांधी जी वहां पे गए और वहां पे भी एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करी है। किसके लिए? ताकि इन मिल वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो ये था आज के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।